नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। दिल्ली में कल एक बड़ी दिलचस्प बैठक हुई है कांग्रेस पार्टी की, हरियाणा के नतीजों के विश्लेषण के लिए। दिलचस्प मैं इसलिए कह रहा हूं कि उसमें हरियाणा के किसी नेता को घुसने नहीं दिया गया। वहां के 4 नेता बड़ी चर्चा में थे। एक पिछले मुख्यमंत्री हैं, वहां कांग्रेस की जब भी सरकार रही होगी, मुझको याद नहीं है किस युग में थी वहां कांग्रेस की सरकार, उसके जो मुख्यमंत्री थे भूपिंदर सिंह हुड्डा, उनको भी मीटिंग में नहीं आने दिया गया। उनका कुमारी शैलजा से बड़ा टकराव चल रहा था, उनको भी मीटिंग में नहीं आने दिया गया। एक रणदीप सिंह सुरजेवाला, ये एक समय शायद कांग्रेस पार्टी के मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता वगैरह कुछ थे। जब बहुत बड़ा कुछ भांडाफोड़ करना रहता था तो सुरजेवाला प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते थे, उनको भी नहीं आने दिया गया। और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान, उनको भी मीटिंग में नहीं आने दिया गया। ऐसा तो होता नहीं है कि किसी राज्य पे चुनावी नतीजों पे बैठक हो रही है और वहाँ के एक भी नेता को न आने दिया जाए। वहाँ बैठक में जो नेता कांग्रेस के बड़े नेता हैं एक, और जो हरियाणा के चुनाव के इंचार्ज थे वो, इन्हीं लोगों ने बैठ के चर्चा की। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जाहिर तौर पर अगुवाई कर रहे थे बैठक की। राहुल गांधी, जो कि लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं, भूतपूर्व कांग्रेस अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के सपने अगर पूरे होते हैं किसी दिन तो वो भावी प्रधानमंत्री भी हैं, वो बैठक में थे। जाहिर है कि बैठक महत्वपूर्ण थी। हरियाणा एक बड़ा महत्वपूर्ण राज्य था जिसके बारे में ये चर्चा थी कि वहाँ कांग्रेस की सरकार बन रही है। सारे के सारे एग्जिट पोल कांग्रेस की सरकार बनने की भविष्यवाणी कर रहे थे। तो जो चर्चा वहाँ चल रही थी उनके मुताबिक हरियाणा कांग्रेस की जेब में जा चुका था, उसके पंजे में आ चुका था। और कैसे पंजा खुल गया, छूट गया हरियाणा और जाके कमल के हाथ आ गया, तो राहुल गांधी थे उस पे। राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस पार्टी के जो महासचिव कहलाते हैं, शायद अध्यक्ष के बाद के सबसे बड़े नेता के.सी. वेणुगोपाल, ये केरल से आते हैं और इनको खड़गे के बाद सबसे बड़ा नेता माना जाता है कांग्रेस संगठन में। के.सी. वेणुगोपाल वो उसमें थे। पार्टी के कोषाध्यक्ष अजय माकन थे। निराश भी होंगे क्योंकि हरियाणा जो है बहुत बड़े बड़े उद्योग, एनसीआर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है उसके कारोबारी इलाके जो हैं गुड़गांव सरीखे, ये हरियाणा में आते हैं। पैसा बहुत आता है हरियाणा से किसी भी राजनीतिक दल को। तो जाहिर है कि कोषाध्यक्ष अजय माकन बड़े निराश रहे होंगे कि हरियाणा से उन्होंने उम्मीद की होगी कि अब 200 करोड़ रुपया महीना आना शुरू हो जाएगा, अब 2 करोड़ ना आए वहाँ से। तो अजय माकन भी बैठक में शामिल थे। और हरियाणा चुनाव के लिए जो वरिष्ठ पर्यवेक्षक जिनको बनाया गया था, अशोक गहलोत, वो भी बैठक में शामिल थे। राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, इनको खासा तजुर्बा है कि प्रदेश में पार्टी की गुटबाजी से सत्ता कैसे खोई जा सकती है, इनका बड़ा तजुर्बा है। हालांकि हरियाणा में तो सत्ता पार्टी के पास नहीं थी, लेकिन अशोक गहलोत इसमें मौजूद थे। चूंकि हरियाणा पे हिसाब किताब तो देना पड़ेगा कि सरकार क्यों नहीं बनी, क्यों भाजपा 48 सीटें पाई, क्यों कांग्रेस 37 सीटों पे रह गई, कौन 3 निर्दलीय थे जो जीत के आए, कहाँ पे चूक हो गई। ऐसा पता लग रहा है खबरों से। ये चर्चा है कि करीब दर्जन भर सीटों पर कांग्रेस के बागी थे और उन बागियों को जो वोट मिले थे वो वोट वहां पर कांग्रेस की हार की गिनती से ज़्यादा थे। यानी जाहिर तौर पर कांग्रेस के बागियों ने पार्टी को करीब दर्जन भर सीटों पे हराया। अब अगर उन दर्जन भर सीटों पर 37 में वो दर्जन भर सीटें जोड़ ली जाएं तो जाहिर तौर पे भाजपा की 48 में से दर्जन भर कम हो सकती हैं।
तो उस हालत में कांग्रेस की सरकार बन जानी थी। तो कांग्रेस की सरकार बनने में जो फैक्टर मायने रखते थे उनमें से एक पार्टी के बागियों का खड़ा हो जाना भी था वहां पर। लेकिन मुझको जो दूसरी बातें पता लगी हैं वो ये हैं, कुछ हरियाणा के कांग्रेस के लोगों से पता लगी और मुझको हैरानी हो रही है। मैं छत्तीसगढ़ में देखता हूं कि कांग्रेस का संगठन ब्लॉक स्तर तक है। ब्लॉक स्तर तक कांग्रेस के पदाधिकारी हैं छोटी छोटी जगहों पे। हरियाणा में शायद कांग्रेस का कोई भी संगठन नहीं रह गया है। एक प्रदेश अध्यक्ष हैं, एक किसी को महासचिव बना दिया गया है, खत्म। नीचे और कोई संगठन कांग्रेस का नहीं रह गया, ऐसा मुझको कहा गया है। हो सकता है नाम के लिए कुछ जगहों पे कुछ पदाधिकारी हों, लेकिन अगर संगठन आपका बिल्कुल नहीं है, आप खोखले हैं, तो फिर चाहे हुडा जैसे लोग हों जिनके पास रॉबर्ट वाड्रा के साथ मिलकर जमीनों के कारोबार का, मान लीजिए जैसा ईडी कहती है कि कई 100 करोड़ रुपए रहे होंगे या कुछ हजार करोड़ रुपए रहे होंगे, रहते आए। बिना संगठन के आप वोटर को रिश्वत भी देना चाहोगे तो कैसे दोगे? नगद पैसा वोटर के हाथ में अगर लिफाफा भेजना है, जो कि छत्तीसगढ़ के भी कई सीटों पे 1000 रुपया 2000 रुपया प्रति वोट कुछ इलाकों में पहुंचा था। हरियाणा में शायद 2-4-5 हजार रुपये एक एक वोटर को जाता होगा। आपके कार्यकर्ता नहीं है, संगठन नहीं है, तो वो पैसा कैसे बंटेगा? तो हो सकता है हार की ये भी एक वजह रही हो। लेकिन आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं केवल हरियाणा की हार की समीक्षा बैठक पर चर्चा के लिए यहाँ मौजूद हूँ। मेरे आने का कुछ दूसरा मकसद है। 10 महीने हो गए हैं कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ का चुनाव, मध्य प्रदेश का चुनाव और राजस्थान का चुनाव, ये हार गई कांग्रेस। 10 महीना पहले हार गई। अक्टूबर चालू हो गया है, दिसंबर में चुनाव हार गई कांग्रेस। 10 महीने से ज्यादा हो गया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, हरियाणा में तो कांग्रेस विपक्ष में थी, विपक्ष में बनी हुई है। मेरा मानना है कि वहां कांग्रेस की हार इतनी बड़ी नहीं है हरियाणा में जितनी बड़ी छत्तीसगढ़ और राजस्थान में थी। या कि एक दूसरी बात कहूं मैं आपसे, 2018 के चुनाव मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस आ गई थी सत्ता में। ये तो कुछ एक सुभद्रा कुमारी चौहान का एक कोई स्कूल की किताबों में एक गाना चलता है, कुछ याद है आपको? गीत है उनका लिखा हुआ, कविता है, बूंदे ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। उसमें कहीं कुछ एक आता है, कोई एक राज परिवार था ग्वालियर का, उसकी गद्दारी की बात आती है। याद है ना आपको? वो सभी ने बचपन में पढ़ी होगी वो कविता। तो एक बार फिर ग्वालियर के उस राज परिवार ने एक बार फिर गद्दारी की थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के विधायकों को तोड़कर भाजपा में चले गए थे और कमलनाथ की सरकार गिर गई थी। कमलनाथ चुनाव में जीत के आए थे, कांग्रेस मध्य प्रदेश में 2018 में चुनाव जीत के आई थी। तो मेरा यह मानना है कि 2023 की जो हार थी मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की, वो बड़ी हार थी, जीत की संभावना थी, हार गई कांग्रेस पार्टी। छत्तीसगढ़ में तो सारे ओपिनियन पोल, इलेक्शन सर्वे, सारे एग्जिट पोल सब कांग्रेस की सरकार बनाने पर उतारू थे, लेकिन बनी बीजेपी की सरकार यहां पर। याद है ना आपको? तो मेरा यह कहना है कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान दो जगह कांग्रेस ने सत्ता खोई थी 2023 के 10 महीने पहले के चुनाव में, सत्ता खो दी थी। फिर भी आज तक समीक्षा बैठक नहीं हुई है। जो हरियाणा की हार के हफ्ते 10 दिन के भीतर दिल्ली में समीक्षा बैठक हो रही है हरियाणा की हार पे। विपक्ष में थे, विपक्ष में बने हुए हैं। ऐसी कितनी बड़ी हार हो गई कि खड़गे, राहुल गांधी, वेणुगोपाल, माकन और कौन है इसमें, गहलोत, ये लोग बैठ के चर्चा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ जब हारी कांग्रेस पार्टी, कब तब कहाँ थे भाई तुम लोग? तब भी शायद कुर्सियों पे यही सब लोग थे।
यही खड़गे थे, यही वेणुगोपाल थे, यही राहुल, यही गहलोत, यही सब लोग थे। जब राजस्थान हारी तब भी यही सब लोग थे सत्ता पर, कांग्रेस संगठन की सत्ता पर। यही राहुल गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस पार्टी है जिसमें अध्यक्ष खड़गे हैं, नेता राहुल गांधी हैं सबसे बड़े। क्या हो गया था? छत्तीसगढ़ और राजस्थान, दो राज्य, बड़े बड़े राज्य, और छत्तीसगढ़ राजस्थान दोनों जगह 5-5 बरस सरकार चली थी। दोनों जगह आंतरिक संघर्ष भी चला था जमकर। छत्तीसगढ़ में तो 2.5 साल के बाद में सरकार बदलने का वायदा है, ऐसा टीएस सिंहदेव ने अलग अलग मौकों पर कई तरह से, बहुत से शब्दों में इस बात को कहा था कि भूपेश बघेल का कार्यकाल पूरा हो गया, अब मेरी बारी है। हालांकि 5 साल तक कांग्रेस उनकी बारी नहीं ला पाई। भूपेश बघेल के समर्थक विधायकों ने दिल्ली में ऐसा प्रदर्शन किया था, अगर ये आपको याद न हो तो मैं बतला दूं कि कांग्रेस मुख्यालय में परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय सूर्यकांत तिवारी जी, जो जेल में स्थापित हैं अभी, इनकी अगुवाई में यहाँ के कांग्रेस विधायकों को हाँक कर दिल्ली ले जाया गया था, हाँक कर। हालांकि ये रेवड़ जो है ये प्लेन से गया था दिल्ली, इनको ले जाया गया था वहाँ। इन्होंने कांग्रेस मुख्यालय पहुँच के एक प्रदर्शन किया था जो कांग्रेस के पूरा इतिहास, पता नहीं कितना, 128 साल कहती है कांग्रेस, कितना साल कहती है, 125 साल के इतिहास का पहला प्रदर्शन था कांग्रेस विधायकों का कांग्रेस मुख्यालय में दिल्ली में, जिसमें कहा गया महासचिव वेणुगोपाल को बुलाओ, उससे बात करके जाएंगे, बुलाओ वेणुगोपाल को। वेणुगोपाल अपने घर में बैठे रहे, अपने ऑफिस नहीं आए। ये छत्तीसगढ़ के विधायकों की बात बता रहा हूं मैं। किसी तरीके से उन विधायकों को हाथ पैर जोड़कर उनको वापस भेजा गया। मुझको ऐसा लगता है कि वेणुगोपाल, खड़गे, राहुल गांधी, इन सब ने सूर्यकांत तिवारी के हाथ पैर जोड़े होंगे कि इनको ले जाओ वापस, इनको वहीं ले जाओ, बने रहेंगे भूपेश बघेल, ले जाओ इनको वापस, ले जाओ, यहाँ कांग्रेस मुख्यालय की थोड़ी सी इज्जत बने रहने दो। कुछ ऐसा ही हुआ होगा लगता है मुझको। समीक्षा बैठक नहीं हुई है, समीक्षा बैठक नहीं हुई। जहां सत्ता चली गई विधानसभा चुनाव में, समीक्षा बैठक नहीं हुई। छत्तीसगढ़ में न राजस्थान में हुई। राजस्थान में भी गुटबाजी बहुत थी। सचिन पायलट, जो मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया, सचिन पायलट तकरीबन वैसा ही कर चुके थे। राजस्थान के कांग्रेस विधायकों को ले जाकर, हरियाणा का था शायद, कोई रिसॉर्ट था, कुछ था, 5 स्टार होटल था, वहाँ डेरा डाल दिया था अशोक गहलोत को हटाने के लिए। पार्टी ने पता नहीं क्या किया, किस तरीके से कई दिनों तक डेरा घेरा चला था सचिन पायलट की अगुवाई में। कुछ लोगों ने तो मुझको एक बात कही थी, मुझको नहीं मालूम सच है या नहीं, लेकिन मैं आपके साथ बता रहा हूँ, किसी को बोलिएगा मत ये बात। किसी ने मुझको कहा कि कांग्रेस पार्टी ने सचिन पायलट के साथ उसके जो विधायक वहां जाके बैठे थे उनको खरीद के पार्टी वापस ले गई राजस्थान, और गहलोत की चीफ मिनिस्टरशिप को जारी रखा। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि राजस्थान के अपने ही विधायकों को सचिन पायलट के खेमे से खरीद कर राजस्थान वापस ले जाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने एक एटीएम, छत्तीसगढ़ी कहते थे उसको एटीएम उस समय, इस एटीएम से पैसा निकाला था कार्ड डालकर, और उस पैसे से कांग्रेस के अपने विधायक खरीदे थे हरियाणा में, ऐसा लोगों का कहना है। मेरे पास कोई भी सबूत नहीं है, लेकिन है ना दिलचस्प बात ये, पता नहीं आपने ये बात पहले सुनी थी कि नहीं, मैंने सुनी है, बहुत ऊपर सुनी है कांग्रेस के। कांग्रेस ने अपने ही विधायकों को खरीद कर राजस्थान वापस ले जाकर अपनी ही सरकार बचाई थी, और सचिन पायलट इतने अलग थलग पड़ गए थे। ये एक अलग बात है कि वो सचिन पायलट, उन्हीं को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाकर कांग्रेस ने यहाँ भेजा था। जो सचिन पायलट राजस्थान में कांग्रेस के खिलाफ बगावत की अगुवाई कर रहे थे, बगावत का झंडा लेकर, गहलोत के खिलाफ तलवार भांजते हुए
विधायकों को लेकर हरियाणा में डेरा डाले हुए थे, उनको छत्तीसगढ़ भेजा गया था कि यहाँ कांग्रेस के नेताओं के बीच बड़ा टकराव चल रहा है, आओ आके यहाँ पे भूपेश बघेल और बाकी सब कांग्रेस नेताओं के बीच थोड़ा शांति कायम करो ताकि पार्टी चुनाव लड़ सके। मैं नहीं जानता सचिन पायलट जब यहाँ पार्टी की एकता और पार्टी के प्रति निष्ठा की बातें करते होंगे यहाँ के राजीव भवन में, प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में, तो लोगों के ऊपर क्या असर होता होगा। मुझको किसी ने यह कहा है कि सचिन पायलट के अगल बगल में बैठे हुए छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता भी मुंह के सामने रुमाल रख के हंसते थे, सामने बैठे हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता या छोटे नेता वो भी हंसते थे। मैं मौजूद नहीं था तो मुझको ये नहीं मालूम है कि ये सच था या नहीं था, लेकिन सवाल ये उठता है कि जिन दो राज्यों में कांग्रेस ने सरकार खोई, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, आज तक वहाँ के विधानसभा चुनावों की पार्टी के हार के ऊपर समीक्षा बैठक क्यों नहीं हुई। हो सकता है कि वो समीक्षा बैठक अगर इसी तरह जैसे हरियाणा को लेकर अभी हो रही है, अगर ये समीक्षा बैठक छत्तीसगढ़ और राजस्थान को लेकर उस वक्त तो हो गई रहती, तो हो सकता है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सीटें छत्तीसगढ़ में 11 में से 2 से घटकर 11 में 1 नहीं रह गई होती, 1 सीट का नुकसान नहीं हुआ रहता। संख्या छोटी है 1, लेकिन सीटें आधी रह गई कांग्रेस की, यहाँ 2 थी 1 रह गई। आपने विधानसभा में हार की समीक्षा ही नहीं की, तो लोकसभा में आपको समीक्षा का क्या फायदा मिलेगा। आपने चर्चा ही नहीं की, आपकी हिम्मत नहीं थी, आपको लगता था कि पार्टी 2 फाड़ हो जाएगी, पार्टी में टूट आ जाएगी। अभी भी मुझको लगता है दिल्ली में कांग्रेस की जो बैठक हुई, हरियाणा पे बैठक तो हो गई, छत्तीसगढ़ राजस्थान पे ऐसी बैठक भी नहीं हुई वहाँ कि दिल्ली के नेता ही कर लें बैठक। और मुझको तो ये भी पता लगा है कि छत्तीसगढ़ के 9-10 लोगों ने दिल्ली में खड़गे या राहुल गांधी या वेणुगोपाल को बतलाया है कि उनको यहाँ कैसे हराया गया। बैठक कोई नहीं हुई, न दिल्ली के नेताओं ने छत्तीसगढ़ पे बैठक की, न छत्तीसगढ़ में आके नेताओं ने बैठक की। लोकसभा चुनाव हारने के बाद वीरप्पा मोइली कर्नाटक के नेता, उनकी अगुवाई में एक कमेटी बनी, 2 लोग थे, एक और थे उसमें नेता, वो लोग यहाँ आए। सत्य शोधन नाम बड़ा अच्छा है, सत्य शोधन, जैसे कि ऑयल रिफाइनरी है कोई ऐसा नाम है, सत्य की खोज में यहाँ आए थे। विधानसभा की हार की चर्चा नहीं की। लोकसभा में कुल 1 सीट हारी कांग्रेस, यहाँ लोकसभा की 11 सीटों की चर्चा हुई, विधानसभा में हार की चर्चा नहीं हुई। तो जो पार्टी अपनी ही हार का विश्लेषण करने में, अपने ही नेताओं की बात सुनने में इस कदर दहशत में आ जाती है कि हमारी पार्टी के बड़े नेता नाराज न हो जाएं, पार्टी में टूट फूट न हो जाए, उस पार्टी का क्या भविष्य हो सकता है। आपको लगता है इसका कोई भविष्य हो सकता था लोकसभा चुनाव में, जिसमें यह दमखम भी नहीं था कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की हार की समीक्षा कर लेती, राजस्थान में विधानसभा चुनाव हार की समीक्षा कर लेती। सत्ता खोई थी, 2 राज्यों में सत्ता खोई थी कांग्रेस पार्टी ने, चर्चा की हिम्मत नहीं बची इसमें। हाथ जो है ऐसे कांप रहा था, हाथ कांग्रेस का। किसी ने कागज पे लिख के दे दिया छत्तीसगढ़ और राजस्थान और मध्य प्रदेश की चुनावी हार पे चर्चा की जाए, तो ऐसा जब एजेंडा सामने आया कांग्रेस के नेताओं के पास, तो ऐसा हाथ कांपने लगा था उनका, कागज फड़फड़ाने लगा था। आज तक नहीं हुई है 10 महीने में चर्चा। ये पार्टी अब छत्तीसगढ़ में तो कुछ महीने के बाद पंचायत और म्युनिसिपल चुनाव में जा रही है, क्या मुंह लेके जाएगी। एक हाथ को दूसरे हाथ से चर्चा करने की हिम्मत नहीं हो रही है, क्या मुंह लेके जाएगी लोगों के सामने कि हम विधानसभा पे अभी चर्चा नहीं कर पाए, आप ये चुनाव हमको और हरवा दो, म्युनिसिपल का और पंचायत का, तो हम ये दोनों चुनाव की हार की एक साथ समीक्षा कर लेंगे। क्या ऐसा बोल के जाएगी कांग्रेस चुनाव में?
क्या बोल के जाएगी? ये पार्टी खुद बोल रही है कि हरियाणा में 1 दर्जन बागी खड़े थे, उनको मिलने वाले वोट जो हैं कांग्रेस की हार से ज़्यादा हैं, तो उन्हीं की वजह से सत्ता में नहीं आए। क्या आपने सोचा कि छत्तीसगढ़ में जो 12-13 कांग्रेस के उम्मीदवार ये कहते हैं कि उनको हराया गया, तो यहाँ पे क्या हुआ होगा? तुम्हारी हिम्मत क्यों नहीं जुटती है कांग्रेस कि तुम आईना देख सको? मुझको ऐसा लगता है कि इतने विधानसभा चुनाव पार्टी हार चुकी है, 3 लोकसभा चुनाव पार्टी हार चुकी है, जहां 10 बरस की यूपीए की सत्ता थी देश में, उसको 3 बार हार चुकी है मोदी से। जहां कांग्रेस की और सत्ता थी छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, वहां हार चुकी है। मुझको ऐसा लगता है कि खड़गे और राहुल गांधी को तो खैर शेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, दाढ़ी बढ़ी हुई है, तो उनका बिना आईना देखे काम चल जाता होगा। लेकिन खड़गे और वेणुगोपाल ये तो क्लीन शेव रहते हैं। मुझको ऐसा लगता है इन दोनों ने भी आईने हटवा दिए हैं अपने बाथरूम से। क्या मुंह देखेंगे? किस हौसले से अपना मुंह देख पाते होंगे आईने में? तो इन दोनों ने आईना हटवा दिया होगा अपने घर से कि चेहरा देखने की नौबत ना आए। इनकी हिम्मत नहीं है चेहरा देखने की, इनकी हिम्मत नहीं है सच देखने की। मेरी कांग्रेस पार्टी से कोई मोहब्बत नहीं है, कोई लगाव नहीं है मेरा, लेकिन मैं चाहता हूं कि देश में जो भी पार्टी विपक्ष में रहे वो पर्याप्त मजबूत रहना चाहिए, न केवल देश में बल्कि प्रदेश में भी। हमने छत्तीसगढ़ में देखा है कि भाजपा जब 15 सीटों पे रह गई थी तो क्या हालत हुई थी। यहाँ भूपेश बघेल का जो अंधाधुंध बहुमत था एक तरफा, उसमें 5 साल यहाँ पे क्या हाल हुआ था हमने देखा हुआ है। मुझको अगर ठीक याद पड़ता है तो आज का मेरा लिखा हुआ अखबार के लिए संपादकी भी कुछ इसी तरह के मुद्दे पे है। आपको दिलचस्प लगे मेरी बात तो अखबार का एडिटोरियल भी देख सकते हैं इस एडिटोरियल के अलावा। तो मैं बात को खत्म करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी जब तक ये हिम्मत नहीं जुटाएगी कि चुनाव हारने के बाद बैठकर आत्ममंथन कर सके, आत्मविश्लेषण कर सके, जिन लोगों के ऊपर सेबोटेज का, गुटबाजी का आरोप लगा है, उनका सामना कर सके, उनसे सवाल जवाब कर सके, जब तक कांग्रेस पार्टी की इतनी हिम्मत नहीं रहेगी इस पार्टी का कोई भविष्य नहीं रहेगा। लोग कहते हैं कि इतिहास से हर किसी को सबक लेना चाहिए। कांग्रेस पार्टी हरियाणा में जहां सरकार नहीं बनाना है और जहां सरकार थी भी नहीं, उसका विश्लेषण कर रही है। उसमें भी वहां के नेताओं से बात करने की हिम्मत अभी नहीं है। जो बाहर बैठे लोग नेतागिरी कर रहे थे वो बात कर रहे हैं, वहां के नेताओं को बुला के सवाल जवाब नहीं किए जा रहे, जवाब तलब नहीं किया जा रहा। छत्तीसगढ़ में अलग अलग यहाँ के हर नेता से दिल्ली में इन 3 नेताओं में से किसी ने पूछ लिया कि हार कैसे हुई, कौन जिम्मेदार है। जिसको जो बताना था बताया लोगों ने। कांग्रेस की हिम्मत नहीं है कि अपनी हार पे आत्ममंथन कर ले, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऐसी पार्टी जो अपनी ही ऐसी बुरी शिकस्त जिसमें कि सत्ता चली गई 2-2 राज्यों में, अगर कांग्रेस उस पर भी आत्ममंथन नहीं कर सकती, आत्मविश्लेषण नहीं कर सकती, सत्य शोधन नहीं कर सकती, फैक्ट फाइंडिंग नहीं कर सकती, तो उसका कोई भविष्य नहीं है। ध्यान रखिएगा इस बात को। कांग्रेस पार्टी हरियाणा पे चर्चा कर रही है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान पे 10 महीने बाद भी बकाया है। इस पार्टी का कोई भविष्य नहीं बन पाएगा इन राज्यों में अगर वो इसी तरह से कायर रहेगी, अगर इसी तरह से अपने आप से मुंह चुराते रहेगी, अगर इसी तरह से अपने नेताओं से सवाल करने की हिम्मत इसमें नहीं रहेगी। कुछ लोगों का कहना है कि वेणुगोपाल को हटा देना चाहिए, क्योंकि जब से हैं वहाँ पे तब से लगातार कांग्रेस हार ही रही है सब जगह। मैं गुटबाजी में जाना नहीं चाहता, कौन वेणुगोपाल के समर्थक हैं, कौन विरोधी हैं। राहुल गांधी वेणुगोपाल वाले केरल के ही सांसद हैं, तो शायद बहुत आसान नहीं रहेगा वेणुगोपाल को हटाना।
बस ज़्यादा दिलचस्पी भी नहीं है मेरी कौन बने कौन हटे। कुछ लोगों का कहना है कि छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल को ले जाके कांग्रेस का बड़ा पदाधिकारी बना देना चाहिए, उससे दो चीज़ें हल होगी। एक तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के ऊपर जो वट वृक्ष की तरह भूपेश बघेल छाए हुए हैं, तो ये वट वृक्ष को अगर दिल्ली ले जाके वहाँ पे प्रत्यारोपण किया जाएगा, ट्रांसप्लांट किया जाएगा, तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस का घास तिनका दूबी इसको पनपने का मौका मिलेगा। मैं नहीं जानता, मुझको कोई दिक्कत नहीं है भूपेश बघेल यहाँ है या नहीं है। कांग्रेस पार्टी के सामने जब तक अपने राज्य के नेताओं का सामना करने का हौसला नहीं है, मुंह चुराते रहेगी। आप एक चीज जान लीजिए, अपने घर के भीतर मुंह चुराने वाले नेता किसी जंग में जीतने वाले सेनापति नहीं बनते हैं। फिर मिलेंगे। मेरी ये बात अगर आपको अच्छी लगती है तो हमारे इस YouTube चैनल इंडिया आजकल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा। राजनीति में सबसे ज़्यादा लोगों को दिलचस्पी रहती है। मैं थोड़ा बदनाम हूँ, थोड़ा खरा खरा कड़ा कड़ा बोलता हूँ। आपको ठीक लगे तो इसका लिंक अपने दोस्तों को भी भेजिएगा ताकि वो भी कांग्रेस से सवाल कर सकें। तुम्हारी हिम्मत क्यों नहीं है आईने में मुंह देखने की कांग्रेस? ये सवाल करना चाहिए इस पार्टी से, विपक्ष से भी का सवाल करने चाहिए। हर सवाल सिर्फ सत्ता से करने का नहीं रहता, कुछ सवाल विपक्ष से भी करने के रहते हैं। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर आप हेलमेट नहीं लगाते हैं दुपहिया चलाते हुए या दुपहिया पर बैठे हुए, लगा लीजिए। कल फिर कुछ लोग मरे हैं छत्तीसगढ़ में दुपहिया के एक्सीडेंट में। मत मरिए, मौत बहुत बुरी रहती है। परिवार के लोग देखते हैं कि आप काम निपटा के कुछ खरीद कर कुछ कमाई करके आएंगे घर, खाना खाएंगे, आपके लिए बना के रखते हैं खाना, और आप स्कूटर या मोटरसाइकिल चलाते हुए आपका सिर जो है घर में फटे हुए तरबूज की तरह पहुंचेगा। बहुत तकलीफ होगी घर वालों को। हेलमेट इतना बड़ा बोझ नहीं रहता है कि घर वालों की छाती पर जिंदगी भर का बोझ डाल दिया जाए। और हेलमेट पुलिस की हिफाजत के लिए नहीं रहता है, हेलमेट आपकी हिफाजत के लिए है। मैं मोटरसाइकिल चलाता हूं तो बिना हेलमेट नहीं चलाता। मैं साइकिल भी चलाता हूं तो साइकिल का एक अलग हेलमेट आता है, उसको लगा कर ही चलाता हूं, उसके बिना नहीं चलाता। इसलिए आपके सामने ये अपील करने का मेरा थोड़ा सा हक बनता है। सोच के देखिएगा, जिंदगी आपकी अपनी है, पुलिस की नहीं है, ट्रैफिक पुलिस की नहीं है, आपकी जिंदगी है। फिर मिलेंगे।